ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। बिन बंदिश बिन सीमाए, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। बंधन है ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आजादी की पाठशाला के आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आपने जैसे पढ़ ही लिया होगा पोस्टर पे, आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। पर इससे पहले कि हम शुरुआत करें, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। चाहे आप जूम पे इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब से इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपने चैट बॉक्स में इसका जरूर आंसर करें। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आपने किसी को प्लान दिखाया हो अपने प्रोस्पेक्ट को, और आपके प्रोस्पेक्ट ने इमीडिएटली आपसे कोई भी सवाल बिना पूछे मोदी के बिजनेस को आपके साथ ज्वाइन कर लिया हो? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? देखते हैं कितने येसेस आते हैं, कितने नोज आते हैं। आई कैन सी 1 नो, second no, third no, fourth no. There are many number of no's, but not even a one yes. शायद ही कभी ऐसा किसी के साथ हो जब सामने वाला प्रोस्पेक्ट बिना कुछ सवाल पूछे, बिना कुछ ऑब्जेक्शन रेज किए ज्वाइन हो। ऐसा कभी नहीं होता। इनफैक्ट अगर हम भी देखें, जब हम ज्वाइन हुए थे मोदी केयर में, क्या आपके भी कुछ ऑब्जेक्शंस थे? क्या आपके भी कुछ सवाल थे? डेफिनेटली होंगे। और अगर आप वापस जाएं अपनी ज्वाइनिंग डे को, अगर आपके उन ऑब्जेक्शन या सवालों का सही तरीके से जवाब ना मिलता, तो क्या लगता है आप इस समय मोदी केयर में होते? नो। हर कोई व्यक्ति डिसीजन लेने से पहले, स्पेशली ऐसा डिसीजन जिससे कि उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, जो भी उसके सवाल हैं, जो भी उसकी शक शुबा संकोच हैं, उसको क्लियर करना चाहता है। और ये नेचुरल भी है। But as a upline, as a leader, as a मोदी के कंसल्टेंट, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जब भी हम किसी को प्लान दिखा रहे हैं या किसी को प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हैं, उनकी कोई भी जो ऑब्जेक्शन है उसको हैंडल जरूर करें। तो कितने लोग सीखना चाहेंगे कैसे ऑब्जेक्शंस को
सही तरीके से हैंडल करना है, कैसे कोई भी सवाल जो आपका प्रोस्पेक्ट रेज करता है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, कैसे उन सवालों को हैंडल करना है, कैसे उसका उत्तर देना है। कितने लोग सीखना चाहेंगे? Can I see a yes in the chat box? Brilliant, very nice. तो जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का स्किल है, ये मेरे हिसाब से मोदी केयर में एक बड़ा लीडर बनने के लिए इस स्किल को आना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इस बिजनेस में, आपको कई सारे ऑब्जेक्शन रेज करने, आपको कई सारे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि बिना ऑब्जेक्शंस के हम आगे बढ़े। सो कितने लोग जीबीडी बनना चाहते हैं मोदी केयर में? कितने लोग ग्लोबल ब्लैक डायमंड बनना चाहते हैं मोदी केयर में? कितने लोग वाकई में बहुत बड़ा टाइटल, बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं? सो इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन मोदी केयर, one skill that we have to learn is objection handling. So तभी हम कहते हैं, if you really want to become a global black diamond, keep calm and handle objections. खुद सीखें कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है और अपनी टीम को भी सिखाएं। सो अगले आने वाले 30-35 मिनट में हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश ही करूंगा कि YouTube, Zoom की मीटिंग का तो रूम फुल हो चुका है, लेकिन ये मीटिंग YouTube पे भी लाइव टेलीकास्ट होती है, तो आप वो लिंक सबको जरूर फॉरवर्ड कर दें। तो जितने भी आपके टीम के लोग हैं जो Zoom के रूम में नहीं आ पाए, वो YouTube पे जाके इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। नाउ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है, which is very very powerful and effective, but simple to learn and simple to implement. बहुत आसान है, सरल है उसको समझना और उसको इस्तेमाल करना, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली एक तकनीक है ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए। तो इस टेक्निक के बारे में बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं फील फेल्ट फाउंड। फील फेल्ट फाउंड। आप में से मैं जानता हूं कई लोग ऑलरेडी इस टेक्निक को यूज करते हैं और जानते होंगे। डायरेक्ट सेलिंग में ये जो टेक्निक है फील फेल्ट फाउंड टू हैंडल ऑब्जेक्शन, दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर। क्या है ये टेक्निक, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, उससे पहले बात करते हैं कि कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं करना। क्या नहीं करना ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हुए। नाउ हम सारे मोदी के कंसल्टेंट्स इमोशनली कनेक्टेड हैं और कई बार हमें उन्हीं इमोशंस के साथ हम आगे भी बात करते हैं। तो एक बार ऐसे ही मैं अपने किसी एक लीडर के साथ, हम एक किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने गए और उस प्रोस्पेक्ट को हमने अपने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया, और हमारे उस प्रोस्पेक्ट ने एक सवाल रेज किया कि सर ये तो बहुत महंगा प्रोडक्ट है। अब जो लीडर थे हमारे साथ, वो बहुत इमोशनली कनेक्टेड थे उस प्रोडक्ट के साथ, तो वो कैसे बोलते हैं उस प्रोस्पेक्ट को कि अरे तुम कैसे कह सकते हो कि ये प्रोडक्ट महंगा है? इतना सस्ता प्रोडक्ट है, इतना कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है, इतनी बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट है, हमारे मोदी केयर में कई सारे लोग इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तुम्हारे लिए महंगा होगा, तुम्हारी औकात से बड़ा है ये प्रोडक्ट, तुम नहीं खरीद सकते ये प्रोडक्ट। तो वो जो प्रोस्पेक्ट था वो ऑफेंडेड हो गया, एकदम से ऑफेंडेड हो गया। उसको इतना बुरा लगा कि उसने कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदा। आप जान गए हैं कि किसी भी ऑब्जेक्शन का नेगेटिव तरीके से हैंडल का आंसर करना इज नॉट द राइट वे, इज नॉट द करेक्ट वे। किसी भी प्रोस्पेक्ट को यह कहना कि जो उसने ऑब्जेक्शन रेज किया है वो सही ऑब्जेक्शन नहीं है, ये एकदम गलत तरीका होगा। तो जब भी आपका कोई भी प्रोस्पेक्ट कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करे, सबसे पहले आप उसको एग्री करें, उसको किसी भी तरीके से, चाहे अपनी बॉडी लैंग्वेज, चाहे अपने बातों के तरीके से, ये ना लगने दें कि आप उसको अपोज कर रहे हैं या उसकी बात से सहमत नहीं है। तो जब आप इस तरह का माइंडसेट रखेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत आसानी से अपने प्रोस्पेक्ट्स के कोई भी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाएंगे। और यही चीज फील फेल्ट फाउंड में भी आपको जानने को मिलेगी। सो मैं चाहूंगा कि आप चैट बॉक्स में लिखें
कि यूजुअली जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो किस किस तरह के ऑब्जेक्शंस आपको आते हैं। क्या वो कॉस्ट का ऑब्जेक्शन है जो सबसे कॉमन है, या बेनिफिट का है, या क्या कोई जानकारी प्रोस्पेक्ट चाहता है, तो किस तरह के ऑब्जेक्शंस आपको फील्ड में आते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जूम पे और यदि यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब के चैट में लिखें कैसे ऑब्जेक्शंस आपको फील्ड से मिलते हैं प्रोडक्ट या बिजनेस के बारे में। और फिर उन्हीं ऑब्जेक्शंस के ऊपर जो अभी आप फील्ड अभी लिखेंगे चैट बॉक्स में, हम अपने आगे की अपनी पूरी ट्रेनिंग को लेकर जाएंगे। सो विपुल जी कह रहे हैं कॉस्ट का ऑब्जेक्शन, ओके, प्रोडक्ट कॉस्टली है, रेट का ऑब्जेक्शन, ये हमसे नहीं होगा बिजनेस, ये हमारे लिए नहीं है बिजनेस, हम नेटवर्क नहीं बना सकते, हमारे पास टाइम नहीं है ये बिजनेस करने के लिए। ओके, सो प्राइस, टाइम, बेचना नहीं आता, कन्विंस करना नहीं आता, मैं सेलिंग नहीं कर सकता, मैं तो ऑलरेडी एक जॉब कर रहा हूं, एक बिजनेस में हूं, या फुल टाइम होम मेकर हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। तो बेसिकली अगर हम देखें, आप सबने इसमें मेंशन किया तकरीबन 4-5 तरह के ऑब्जेक्शन है जो हमें फील्ड से आते हैं। एक तो कॉस्ट का ऑब्जेक्शन, कि कुछ लोगों को लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट ज्यादा है। दूसरा टाइम का ऑब्जेक्शन, कि उनके पास समय नहीं है। तीसरा ऑब्जेक्शन ये है कि उनको लगता है कि उनमें एबिलिटी नहीं है नेटवर्क बनाने की, या वो विश्वास नहीं करते इस तरह के बिजनेस के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर विश्वास नहीं करते। तो ये मोटे मोटे 4-5 तरह के ऑब्जेक्शन हैं जो यूजुअली हमें फील्ड से आएंगे। इसके अलावा ही शायद कोई ऑब्जेक्शन हो जो हमें फील्ड से आए। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति ये पूछना चाहता है कि कोई प्रोडक्ट कैसे काम करता है, या उस प्रोडक्ट में ऐसा क्या डला हुआ है जिस कारण से उसके इतने अच्छे फायदे हैं, तो वो ऑब्जेक्शन नहीं है, वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, वो जानकारी लेना चाहता है। पर मोटे मोटे 4-5 तरह के ऑब्जेक्शंस जो है हमें मिलते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे इन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है विद अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक कॉल्ड फील फेल्ट फाउंड। तो अगले 10-15 मिनट मैं चाहूंगा कि आप अपनी अटेंशन को थोड़ा सा और बढ़ा दो। 10-15 मिनट ध्यान से सुनिएगा, अटेंड करिएगा इस ट्रेनिंग को, बिकॉज अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की इस टेक्निक को सीख जाते हैं तो आपकी जो मोदीकर में सफलता है और आसान हो जाएगी। सो फील फेल्ट फाउंड, लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। सो फील फेल्ट फाउंड, इसका जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है इस टेक्निक का, वो ये है कि सामने वाला व्यक्ति जो भी ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है वो सही है, वो जेन्युइन है, वो ऑनेस्ट है, वो जानबूझकर हमारी टांग खींचने के लिए, हमें तंग करने के लिए ऑब्जेक्शन को रेज नहीं कर रहा। वो एब्सोल्युटली ऑनेस्ट है और जेन्युइन है, वो सच्चा है। दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द सिद्धांत। ये एक ऐसा आइडिया है जिसके ऊपर ये टेक्निक बेस्ड है कि आपका प्रोस्पेक्ट जो भी ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है वो एकदम सच्ची ऑब्जेक्शन है, वो सच्चा है, वो ऑनेस्ट है, वो सिंसियर है, वो जानबूझकर मना करने के लिए या आपको तंग करने के लिए ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर रहा। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है। गुड। दूसरा ये प्रिंसिपल इसमें ये है कि क्योंकि सामने वाला व्यक्ति सच्चा है, ऑनेस्ट है, सिंसियर है, जो उसको लगा उसने वही बोला, तो हम उसकी बात को काटेंगे नहीं, हम उससे आर्गुमेंट नहीं करेंगे, हम उसके साथ बहस नहीं करेंगे, हम उसको अपोज नहीं करेंगे, हम उसकी ऑपोजिशन में आकर उसको तर्क वितर्क नहीं करेंगे। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? क्योंकि सामने वाले को जैसा लगा उसने वो बोला है, वो ऑनेस्ट है, वो सिंसियर है, तो इसलिए हम उसके तर्क और वितर्क में नहीं जाएंगे, हम उसके साथ आर्गुमेंट नहीं करेंगे। कहते हैं कि यू मे विन एन आर्गुमेंट, आप शायद किसी से बहस में जीत जाएं, तर्क वितर्क में जीत जाएं, लेकिन आप अपने कस्टमर को खो देंगे। तो यू मे विन एन आर्गुमेंट बट यू मे लूज अ कस्टमर। बहस जीतना ज्यादा अच्छी बात है या कस्टमर को जीतना ज्यादा अच्छी बात है? नेचुरली आप सारे एग्री करेंगे कि बहस बेशक हार जाए हम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन हम कस्टमर को जीतना चाहते हैं, तो हमें बहस में पड़ना ही नहीं है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति जो कह रहा है वो सच कह रहा है। सो ये दो सिद्धांतों के ऊपर ये टेक्निक बेस्ड है, फील, फेल्ट, फाउंड। तो आइए देखते हैं क्या सीक्वेंस है। फील में जो सबसे पहला वाक्य, जो सबसे पहला सिद्धांत हम बोलेंगे, वो ये है कि हम उसके साथ अग्री करेंगे, सहमति हम दिखाएंगे कि सर जो भी आप कह रहे हैं कि आपको इस प्रोडक्ट में ये वाली ऑब्जेक्शन है, आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट कॉस्टली है, आपको लगता है कि ये जो प्रोडक्ट का दाम है ये थोड़ा ज्यादा है, या आपको लगता है कि आपके पास ये बिजनेस करने का समय नहीं है, या आपको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में वाकई में पैसा बनता नहीं है, तो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, और मैं आपके साथ सहमति रखता हूं। मैं समझ पा रहा हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूं, एंड आई एग्री विद यू। मेरी आपके साथ पूरी सहमति है, जो आप कह रहे हैं वो एकदम सच है। सो पहले स्टेप में हमने अपना एग्रीमेंट उस ऑब्जेक्शन के साथ दिखाया। Whatever your customer, जो कोई भी ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, अग्री टू इट, से टू हिम that you understand what he is feeling right now. So this is the first step, feel. Second, felt. इसका मतलब ये है कि सर मैं समझ पा रहा हूं कि आप क्या फील कर रहे हैं, आई अग्री टू इट बिकॉज आई ऑल्सो फेल्ट द सेम वे। जैसा आपको अभी लग रहा है कि ये प्रोडक्ट कॉस्टली है या इस बिजनेस को करने के लिए समय नहीं है, मैं क्यों समझ पा रहा हूं, क्योंकि मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था। What you are feeling right now, I also felt the same way. जैसा आपको लग रहा है वैसा मुझे लगता था पहले, या मैं किसी को जानता हूं जिसको ऐसा लगता था। तो हमने अपने कस्टमर को यह बताया, जस्ट अ सेकेंड, हमने अपने कस्टमर को यह बताया कि वो अकेला नहीं है। जैसी ऑब्जेक्शन उनको अभी आ रही है, ऐसी ऑब्जेक्शन या तो हमें भी पहले आई थी, या हम किसी को जानते हैं जिनको ऐसी ऑब्जेक्शन आई थी। तो सर आई एग्री विद यू, व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, आई थिंक यू आर 100% करेक्ट। मैं समझ पा रहा हूं आप क्या फील कर रहे हैं। आई ऑल्सो फेल्ट द सेम वे सर, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। और फिर हम आते हैं फाउंड के ऊपर, जो कि तीसरा स्टेप है, जिसमें कि हम सॉल्यूशन बताते हैं उस ऑब्जेक्शन का। और सॉल्यूशन में हम बताते हैं कि पहले भी मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे आपको अभी लग रहा है, लेकिन बाद में मुझे मालूम चला, लेटर ऑन आई फाउंड आउट कि वाकई में ऐसा है नहीं। सो वेरी वेरी सिंपल, 3 सेंटेंसेस, फील, फेल्ट, फाउंड। एक बार फटाफट मैं रिपीट कर देता हूं, और आपका कुछ भी सवाल हो फील, फेल्ट, फाउंड को लेकर तो आप चैट बॉक्स में लिखिएगा। हम 10-15 मिनट और स्पेंड करेंगे इसके ऊपर, बट वी वुड वांट एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड दिस टेक्निक प्रॉपर्ली। मैं समझ पा रहा हूं कि आपको क्या लग रहा है, आप क्या फील कर पा रहे हैं, एंड आई एग्री विद यू, आई थिंक यू आर राइट। क्योंकि मुझे भी पहले ही ऐसा लगता था, जब मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया गया तो मुझे भी वैसा ही लगता था जैसा अभी आप कह रहे हैं। पर सर बाद में मुझे मालूम चला कि ऐसा एक्चुअल में है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने वाला व्यक्ति कहता है कि यार ये आपका मल्टीवाइटमिन, मल्टी मिनरल, ये तो बहुत कॉस्टली है, 400 रुपए का, 15 रुपए, 13 रुपए की एक टैबलेट, दिस इज वेरी कॉस्टली, 13 रुपए की एक टैबलेट। तो इसको हम कैसे करेंगे फील, फेल्ट, फाउंड में कि सर आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग, मैं समझ पा रहा हूं आपको कैसा लग रहा है। आपको लग रहा है कि 13 रुपए की एक टैबलेट काफी महंगी है। इनफैक्ट यू आर राइट सर, आप सही हैं, मैं आपके साथ एग्री करता हूं, क्योंकि जब मुझे पहली बार बताया गया था मल्टीविटामिन के बारे में, मुझे भी एग्जैक्टली वही लगा था जैसा आपको लगा है। आपको लगा कि 13 रुपए की टैबलेट महंगी है, मुझे भी ऐसा ही लगा कि 13 रुपए की टैबलेट काफी महंगी है। लेकिन बाद में मुझे मालूम चला, लेटर ऑन आई फाउंड आउट, कि मल्टीविटामिन में 12 विटामिन और 8 मिनरल्स हैं और 6 फाइटोन्यूट्रिएंट हैं, और इतना सारा न्यूट्रिएंट लेने के लिए शायद मुझे 6-7 तरह के फल खाने पड़ेंगे,
और आप तो जानते हैं सर, अगर हम एक गिलास जूस का भी पीते हैं तो वो भी 50-60 रुपए का आता है, और उसमें उतने वाइटामिन मिनरल नहीं होते जितनी एक टैबलेट मल्टी वाइटामिन मल्टी मिनरल के में है। तो सर जब मैं इसको एक जूस के गिलास से कंपेयर करता हूं या 5-6 तरह के फलों से कंपेयर करता हूं, तो उतना फायदा मुझे सिर्फ एक टैबलेट में मिल जाता है जो सिर्फ 13 रुपए की है। और जब मैंने इसको लिया तो मुझे एनर्जी भी बहुत अच्छी महसूस हुई। तो मुझे बाद में मालूम चला सर कि ये तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव टैबलेट है। फील फेल्ट फाउंड, कर सकते हैं इसको यूज। आपको अंडरस्टैंडिंग हुई इस टेक्निक की? Say yes in the chat box if you're able to understand this. Very nice, very nice. इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम अभी एक रोल प्ले भी करेंगे और देखेंगे कैसे इसको फील्ड में वाकई में अप्लाई करना है। नाउ मैं एक चीज अब और आपको ऐड यहां पे करने वाला हूं। जब आप फील फेल्ट फाउंड को अप्लाई करें, उससे पहले हमें करना है पैराफ्रेज। आप अभी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं 4 चीजें लिखी हुई हैं। फील फेल्ट फाउंड से पहले अगर आप देखें राइट हैंड साइड पे ऊपर हमने लिखा हुआ है पैराफ्रेज। फील फेल्ट फाउंड की टेक्निक अप्लाई करने से पहले क्या करना है? पैराफ्रेज करना है। तो पैराफ्रेज क्या होता है? पैराफ्रेज का मतलब होता है कि सामने वाला व्यक्ति, उसने जो भी ऑब्जेक्शन रेज करी है, आप अपने शब्दों में उसको रिपीट करेंगे और उससे कंफर्मेशन लेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है या गलत है। आप समझ चुके हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, इसकी कंफर्मेशन लेंगे। और जब आप ये कंफर्मेशन लेंगे तो साथ ही साथ आप ये भी बताएंगे कि उस प्रोडक्ट के कौन कौन से फायदे हैं या जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसके क्या क्या फायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी को प्लान शेयर किया, किसी को बिजनेस प्लान बताया, और हम अपने बिजनेस प्लान में लो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, इस सब के बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कहता है कि भाई साहब मेरे पास समय ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, फुल टाइम जॉब है, तो मैं तो नहीं कर सकता इस बिजनेस को। तो दिस इज द ऑब्जेक्शन। नाउ इस ऑब्जेक्शन को हम कैसे हैंडल करेंगे? पूरी फील फेल्ट फाउंड और पैराफ्रेज अप्लाई करके। तो एक सैंपल के तौर में मैं आपको बता रहा हूं, फिर उसके बाद हम एक रोल प्ले भी करेंगे। तो सबसे पहले पैराफ्रेज। किसा आप ये कह रहे हैं, जो मुझे समझ में आया है, कि बिजनेस तो आपको बहुत अच्छा लगा। हमने बात करी कि बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, हर कोई इस बिजनेस को कर सकता है, लेकिन एक कारण जो आपको रोक रहा है ज्वाइन करने के लिए वो ये है कि आपको लगता है कि आपके पास समय नहीं है। क्या मेरा कहना सही है? क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है? सामने वाला व्यक्ति क्या कहेगा, हाँ या ना? अगर वो कहता है ना 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 समय तो है, तो फिर हम उससे पूछेंगे अच्छा सर बताइए जरा, फिर क्या मुझे एक बार दोबारा बताइए क्या ऑब्जेक्शन है। और अगर वो कहता है नहीं, हाँ आप एकदम सही है, मेरे पास समय नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब हम एग्रीमेंट में आ गए कि हमारी ऑब्जेक्शन, प्रोस्पेक्ट की ऑब्जेक्शन हमें समझ में आ चुकी है। और क्योंकि हमने बेनिफिट्स को रिपीट कर दिया था पैराफ्रेज करते करते, साइकोलॉजिकली हम उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आपको बेनिफिट्स इस बिजनेस के समझ में आ गए हैं। लो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर। Only reason why you are not able to do this business is because you do not have time. अगर इस रीजन का सॉल्यूशन मिल गया तो ज्वाइन करना पड़ेगा। ये साइकोलॉजिकली हम उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ये है पैराफ्रेज। अब आप आइए फील फेल्ट फाउंड के ऊपर। ये सर मैं समझ पा रहा हूं, आपको कैसा लग रहा है? आपको लग रहा है कि इस बिजनेस को करने के लिए समय नहीं है? सर एग्जैक्टली, आप एकदम सही हैं, क्योंकि जब मुझे पहली बार इस बिजनेस के बारे में बताया गया था, मुझे भी वही ऑब्जेक्शन आई थी जैसी ऑब्जेक्शन अभी आपको आ रही है। मैं फुल टाइम जॉब में था, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मैं जॉब में था। तो मैं सोच रहा था कि बिजनेस के लिए समय कैसे निकालूं, जैसे अभी आपको लग रहा है। पर सर बाद में मुझे मालूम चला कि अगर समय ना हो तो सबसे बड़ा कारण है ये बिजनेस करना। और मुझे यह भी पता चला कि कैसे वीकेंड्स पे 1 या 2 घंटे निकालकर ये बिजनेस शुरू किया जा सकता है। तो मैंने संडे को 1 घंटा लगाना शुरू किया और आज देखिए साहब, आज मैं पूरा टाइम फ्रीडम एंजॉय कर रहा हूं।
तो आप भी जब इस बिजनेस को शुरू करेंगे, आप 1 घंटा लगाइए हफ्ते में, लेकिन बाद में आपके पास टाइम फ्रीडम भी हो सकती है, जो इस बिजनेस का एक बहुत बड़ा फायदा है। सो फील, फेल्ट, फाउंड। पैराफ्रेज, फील, फेल्ट, फाउंड। पैराफ्रेज, उसी की बातों को अपने शब्दों में रिपीट करें, कंफर्मेशन लें, फील, फेल्ट, फाउंड। सो क्लियर है जी? इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मी, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, से यस इन द चैट बॉक्स। ओके, जयश्री जी को समझ में आ चुका है, वेरी नाइस। अमरनाथ जी को भी समझ में आ चुका है। और अगर आपका कोई भी सवाल है, तो यू कैन राइट योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स प्लीज। नाउ दिस इज सच अ पावरफुल टेक्निक। और जो ये टेक्निक है, जैसे हमने बात करी, ये सबकॉन्शियस लेवल पे काम करती है। तो कितनी पावरफुल ये टेक्निक है, इसका एक छोटा सा मैं आपको एक वाक्य सुनाना चाहूंगा, जो कि मेरे साथ हुआ, रियल लाइफ ये इंसिडेंट है। कुछ टाइम पहले की बात है, तकरीबन 5-7 साल पहले की बात है। मैं और मेरी वाइफ हम शॉपिंग करने गए एक बिग बाजार में। जब आप दिल्ली से फरीदाबाद की तरफ जाते हैं, तो जैसे ही आप टोल क्रॉस करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे एक बिग बाजार आता है। जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं उनको मालूम होगा। तो महीने के शायद आखिरी दिन थे, 30 से 31 तारीख थी। तो हम वहां पर शॉपिंग करने के लिए गए। और आपको मालूम है ये मॉल्स कैसे होते हैं, सेकंड या थर्ड बेसमेंट में जाके आप गाड़ी पार्क करते हो, फिर कार्ट उठाते हो और आप शॉपिंग करते हो। तो हमने बिग बाजार से जो भी हमने सामान खरीदना था, वहां से शॉपिंग करी। और उसके बाद हम गए कैश काउंटर पे बिलिंग कराने के लिए। जो कैशियर था उसको मैंने अपना कार्ड दिया, डेबिट कार्ड दिया। कैशियर ने डेबिट कार्ड को स्वाइप किया, लेकिन ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हुई, पैसा नहीं कटा। तो कहता कि सर, स्वाइप तो कर लिया लेकिन पैसा कटा नहीं। तो मैंने बोला एक बार दोबारा स्वाइप कर लो। कैशियर ने उस कार्ड को दोबारा से स्वाइप किया और पैसा कट गया, 11,000 रुपए कट गए। हमने सामान लिया, गाड़ी में बैठे और हम फिर मॉल से बाहर आ गए। तो जैसे ही हम मॉल से बाहर आए और मेन रोड पे पहुंचे, एक मैसेज एसएमएस और आ गया कि 11,000 रुपए और आपका डेबिट हो चुका है। तो यानी कि ट्रांजैक्शन कितनी बार हुई थी? 2 बार ट्रांजैक्शन हो गई थी। और ट्रांजैक्शन हुई थी डेबिट कार्ड से। महीने के आखिरी दिन नौकरी वाले लोग, आप समझ सकते हैं। तो एकदम से गुस्सा आ गया कि अरे 11,000 रुपए 2 बार कट गए। तो मैंने अपनी वाइफ को बताया कि यार ये तो 11,000 रुपए 2 बार कट गए हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम वापस जाएंगे बिग बाजार और उस कैशियर से बात करेंगे और उससे पैसा वापस लेकर आएंगे। तो हमने अपनी गाड़ी घुमाई, वापस हम बिग बाजार गए, दोबारा से बेसमेंट में गाड़ी को पार्क किया और उस कैशियर के पास गए। और हमने उसको बोला कि भाई साहब, आपने 2 बार पैसा काट दिया है, पैसा वापस करिए, कैश दीजिए हमें, हमारे आपने अकाउंट से 2 बार पैसा कैसे काटा। तो कैशियर मुझे क्या कहता है कि सर इसमें मेरी क्या गलती है? हमारी कोई गलती नहीं है, आपके सामने मैंने कैश आपका कार्ड के स्वाइप किया था मैंने। आप अपने बैंक में बात करो, एक तो आपका कार्ड सही तरीके से चलता नहीं, आप मुझे मुझे कह रहे हो। तो उसने मेरे साथ बहस करनी शुरू कर दी। और वहां पे अब एक सीन बन चुका था, क्योंकि उसने मुझे टोका, उसने मेरी बात को सही तरीके से एग्री नहीं किया। तो हम भी उसको ईगो पे ले गए, और एक आम इंसान के पास होता क्या ईगो के अलावा। तो वहां पे एक सीन बन चुका था, ना वो मान रहा था ना मैं मान रहा था। फिर उसी समय वहां पर एक वहां का मैनेजर आया, और वो मैनेजर मेरे से क्या पूछता है, कैसे बात करता है कि सर वैसे आपका शॉपिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको कैसे लगे हमारे डिस्काउंट्स। तो मैंने उसे बोला कि डिस्काउंट्स बहुत अच्छे थे, प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, बट आप हमारा पैसा वापस करवाइए। तो कहता सर, मैं आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लेकिन सिर्फ यही दिक्कत है ना कि आपको सिर्फ ये आपकी ट्रांजैक्शन 2 बार कट गई, इसके अलावा तो कोई आपको चैलेंज नहीं आया। तो मैंने कहा नहीं, आप ये पैसा वापस करवाइए, बाकी सब ठीक है। तो कहता सर, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको कैसा लग रहा है, आपका 11,000 रुपए 2 बार कट गया, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू फीलिंग राइट नाउ। सर एक बार मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मैं गया किसी सिनेमा में, और जब मैंने टिकट ली तो 2 बार जो है पैसे स्वाइप हो गए। लेकिन सर आधा घंटे के बाद बैंक अपने आप वो पैसे वापस कर देता है। तो सर आपके भी आधे घंटे में 1 घंटे में पैसे वापस आ जाएंगे।
तो वो क्या अप्लाई कर रहा था, फील फेल्ट फाउंड। लेकिन जैसे जैसे वो बोल रहा था, मैंने उसको क्या बोला कि सर ऐसा है कि मैं ट्रेनर हूं, आप तो मेरे ऊपर ये फील फेल्ट फाउंड अप्लाई करो मत। पर जिस तरह से वो बात कर रहा था, जैसे जैसे वो बात कर रहा था, इवन दो आई वॉज अवेयर कि वो क्या टेक्निक अप्लाई कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये टेक्निक सबकॉन्शियस लेवल पे अप्लाई होती है, मैं अंदर से शांत हो रहा था। और मैं अब आपको एक ऐसी बात बता देता हूं, चाहे आप कोई ऑब्जेक्शन रेज करते हो, चाहे आपका कस्टमर आपको कोई ऑब्जेक्शन रेज करता हो, अनलेस एंड अनटिल वो ऑब्जेक्शन है, क्वेश्चन नहीं है जानकारी लेने के लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन लेने के लिए, 99% ऑफ द टाइम्स कस्टमर को ये मालूम होता है कि उस ऑब्जेक्शन का आंसर क्या है। उस समय मुझे भी मालूम था कि अगर डबल ट्रांजैक्शन हो जाए तो कुछ समय के बाद बैंक ऑटोमेटिकली पैसा वापस कर देता है। बट ह्यूमन साइकोलॉजी इज वेरी वेरी डिफरेंट। बहुत ही विचित्र है ये ह्यूमन साइकोलॉजी। मुझे मालूम था कि बैंक ने पैसा अपने आप वापस कर देना है, पर फिर भी मैं वहां पर कैशियर से लड़ने के लिए गया। आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बताइए और चैट बॉक्स में लिखिएगा, क्या आपको नहीं मालूम जो भी ऑब्जेक्शन आती है उसका आंसर क्या हो सकता है? और उसी तरह से आपके कस्टमर को भी 99% ऑफ द टाइम मालूम होता है कि जो वो ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है उसका आंसर क्या है। अनलेस एंड अनटिल वो क्वेश्चन ना हो कि ये प्रोडक्ट लेना कैसे है या इस प्रोडक्ट का दाम क्या है, वो तो जानकारी है। ज्यादातर टाइम ऑब्जेक्शन रेज करने वाले को उस ऑब्जेक्शन का आंसर मालूम होता है। एंड दैट इज व्हाई दिस टेक्निक फील फेल्ट फाउंड, जहां पर कि हम उसके साथ तर्क वितर्क में नहीं जा रहे, हम उसके साथ आर्गुमेंट में नहीं जा रहे, हम उसके साथ सहमति रख रहे हैं कि सर यू आर राइट, जैसे जो आपको लग रहा है आप एकदम सही है, मुझे भी पहले ऐसा लगा था, बट लेटर ऑन आई फाउंड आउट कि वाकई में ऐसा है नहीं। फील फेल्ट फाउंड। तो करना चाहेंगे इस टेक्निक को यूज? कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी आपका शक हो, कुछ भी आप जानना चाहते हो, you can write in the chat box about this technique. Very nice, very nice. Absolutely right, बबीता मैम, यू आर राइट। काफी हद तक तो पता होता ही है। तो आप इसको, अगर हम थोड़ा सा कहें, ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन बेसिकली हम सामने वाले की ईगो को शांत कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक। कस्टमर किंग है, तो वो कस्टमर वाला दर्जा, वो कस्टमर वाली रिस्पेक्ट भी चाहता है, तो आप एग्री कर लीजिए उसके साथ और फिर बाद में कहिए कि नहीं, हमें भी ऐसा लगा था। तो जब आप फाउंड में सॉल्यूशन बता रहे हैं, वो सॉल्यूशन इसलिए ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है बिकॉज आप उसको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एवरीबडी नीड्स एन एग्जाम्पल। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट खुद कोई नया डिसीजन ले पाते हैं, लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति ने कोई डिसीजन लिया हो और स्पेशली अच्छे रिजल्ट मिले हो, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा उसको कॉपी करना। कई बार आपने देखा होगा, जब हम स्टूडेंट्स थे या हम अपने बच्चों की बात करें, किस ट्यूशन टीचर के पास जाना है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, कौन सी स्ट्रीम में जाना है +1 +2 में, ज्यादातर टाइम डिपेंड करता है कि दोस्त क्या कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जो डिसीजन लिया है सोच समझ के लिया होगा, तो हम भी उनको कॉपी करके डिसीजन ले सकते हैं। सो दैट इज व्हाई दिस टेक्निक फील फेल्ट फाउंड। नाउ कुछ लोग अभी लिख रहे हैं कि सर ये तो हम हैंडल कर लेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब कस्टमर से पैसा कैसे निकलवाएं? कस्टमर बिलिंग के लिए मना कर देते हैं। तो जब आपने ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर ली, तो उसके बाद आप क्लोजिंग पे आते हो। लेकिन क्लोजिंग पे बिना ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के अलावा मत जाइए। फर्स्ट हैंडल ऑल द ऑब्जेक्शंस। किसी भी ऑब्जेक्शन को इग्नोर भी नहीं करना, क्योंकि अगर आपने इग्नोर कर दिया या सही तरीके से उसको हैंडल नहीं किया, तो आप क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे, यानी कि उनसे पैसा लेकर बिलिंग नहीं कर पाएंगे। So if you understand how to handle objection, let's move to the next part of this session, which is how to do closing. So let me share the screen again.
अब क्लोजिंग का मतलब है कि जब लोहा गर्म है उस समय हथौड़ा मारा जाए, उसी समय ऑर्डर लिया जाए पैसे के साथ, जिसकी बाद में बिलिंग करा के सामान दे दिया जाएगा, या उसी समय ज्वाइनिंग फॉर्म भरवाया जाए, या ऑनलाइन ऐप या वेबसाइट पे ज्वाइनिंग करवाई जाए। तो जब आप बातचीत कर रहे हैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ और आपने ये ऑब्जेक्शन को हैंडल किया, कब आपका प्रोस्पेक्ट तैयार है ऑर्डर देने के लिए, आपको उसके ऊपर नजर रखनी है और आपको दो चीजों को ध्यान से नोटिस करना है। पहली, जो आपके प्रोस्पेक्ट के बॉडी लैंग्वेज में चेंज आ रहा है, उसके हाव भाव में जो चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, बॉडी लैंग्वेज हाव भाव में जो बदलाव आ रहा है। और दूसरा, उनके शब्दों में जो बदलाव आ रहा है, वो किस तरह की शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें क्या बदलाव आ रहा है। तो एक तो आपको ध्यान से सुनना है, लिसन, और दूसरा आपको ध्यान से देखना है। तो शब्दों में क्या बदलाव आएगा जब आपका प्रोस्पेक्ट तैयार होगा क्लोजिंग के लिए या ऑर्डर देने के लिए? तो जो यू है या जो आप है वो चेंज हो जाएगा मी या मैं में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर की है तो प्रोस्पेक्ट जब तक वो तैयार नहीं है ज्वाइन करने के लिए, वो बोल रहा होगा कि अच्छा बताइए, अगर आप 6 महीने काम करें तो कितना पैसा आप कमा लेंगे। यानी कि वो आपकी बात कर रहा है, वो यू की बात कर रहा है कि आप अगर 6 महीने काम करें तो कितना पैसा कमा लेंगे, या आप अगर ये प्रोडक्ट यूज करते हैं 1 महीना तो कैसा फायदा दिखेगा आपको। लेकिन जब वो तैयार हो चुका है ज्वाइन करने के लिए या सामान खरीदने के लिए, तो जो ये आप है ये मैं में बदल जाएगा। तो वो क्या बोलना शुरू करेगा कि यदि मैं 6 महीने काम करता हूं तो कितना पैसा कमा सकता हूं। मैं में बदल गया। ये आपका प्रोडक्ट कितने का है, अच्छा ये बताइए मेरा ये प्रोडक्ट कितने का पड़ेगा मुझे। अगर जो है जब में बदल जाएगा, इफ विल कन्वर्ट इनटू व्हेन। अगर मैं ज्वाइन करूं तो मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा, या अगर आप ज्वाइन करते हैं या अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, ये बदल जाएगा जब मैं ज्वाइन करूंगा मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा। अगर बदल जाएगा जब में, इफ विल कन्वर्ट टू व्हेन, बिकॉज सेलिंग इज अ साइकोलॉजिकल वॉर। हमारे साइकोलॉजी में क्या चल रहा है वही हमारे शब्दों में आता है, हमारे मन में दिमाग में क्या चल रहा है वही जबान पे आता है। जो जब दिमाग में हम करीब जा रहे हैं मोदी केयर के और मोदी केयर के प्रोडक्ट और बिजनेस को पसंद कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे शब्दों में आना शुरू हो जाएगा। अगर जब में बदल जाएगा, आप मैं में बदल जाएगा। और बॉडी लैंग्वेज हाव भाव में क्या बदलाव आएंगे। पहले जब वो ओपन नहीं था, सुनने के लिए तैयार नहीं था या इंटरेस्टेड नहीं था प्रोस्पेक्ट, तो वो शायद पीछे बैठा होगा, पीछे पीठ करके कुछ इस तरह से, ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, कैजुअली बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही उसका इंटरेस्ट बनेगा तो वो आगे झुककर बात करेगा, लीनिंग फॉरवर्ड। क्योंकि जब आप इंटरेस्टेड हो तो आप आगे झुक जाते हो, थोड़ा सा झुककर थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड होकर बात करते हैं। हेड नोडिंग, सर को हिलाना शुरू करेगा जब वो आपकी बात को समझ रहा है। तो आपको ये सारे निशान, ये सारे जो हैं साइंस को आइडेंटिफाई करना है। ध्यान से सुनिए उनके शब्दों को क्या बदलाव हो रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में क्या बदलाव हो रहा है। और जब आपको पता चल जाए कि अब लोहा गर्म है, तब क्या मारिए, हथौड़ा। अब जब वो क्लोजिंग के लिए तैयार हो चुका है, अब दोबारा से मत पूछिए कोई कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है आपकी। दोबारा से प्रोडक्ट या बिजनेस के नए फीचर्स के बारे में बताना शुरू मत करिए। अब जाइए आप और क्लोजिंग वाला क्वेश्चन पूछिए। और क्लोजिंग वाला क्वेश्चन क्या होगा, हम इस स्लाइड पे देख रहे हैं। क्लोजिंग वाला क्वेश्चन वो होगा जिसका उत्तर हां या ना में आएगा या एक शब्द में आएगा उत्तर। इसे हम कहते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। तो एक सवाल को आप रट्टा मार लीजिए, इसको याद कर लीजिए इस सवाल को। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक होम मीटिंग करी, उस होम मीटिंग में आपने बिजनेस के बारे में भी बताया और हमारे कुछ प्रोडक्ट के डेमो भी किए। तो
उस होम मीटिंग के अंत में आप एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर मैम, जो भी अभी आपने देखा, सुना और महसूस किया, आपको सबसे अच्छा क्या लगा? हमारा प्रोडक्ट, हमारा प्लान या हमारी प्रेजेंटेशन? तो जो भी अभी आपने देखा, सुना, महसूस किया, आपको सबसे अच्छा क्या लगा? हमारा प्रोडक्ट, हमारा प्लान या हमारी प्रेजेंटेशन? तो हमने उनको कितनी ऑप्शंस दी हैं? 3 ऑप्शन दिए हैं, प्रोडक्ट, प्लान, प्रेजेंटेशन। इट्स अ क्लोज्ड चॉइस, क्लोज्ड क्वेश्चन। 3 ऑप्शन है, एक चूज करिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है, ये क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है। तो अब जब हमने 3 ऑप्शंस दी कि क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट, प्लान या प्रेजेंटेशन, तो जो प्रोस्पेक्ट है, जो भी उसको अच्छा लगा होगा, वो इसमें से कुछ भी चूज कर लेगा कि सर मुझे तो प्रोडक्ट अच्छे लगे आपके, या मुझे तो प्लान बहुत बढ़िया लगा, या सर मुझे तो आपके बोलने का तरीका बहुत बढ़िया लगा। तो जो भी वो चूज करे, आप उस हिसाब से उनको मोदीकेयर में वेलकम करिए। तो यहां पर हमें क्लोज्ड क्वेश्चन पूछना है विद 3 चॉइसेस। आपको सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट, प्लान या प्रेजेंटेशन? मैं इसको ओपन एंडेड नहीं रखूंगा कि सर आपको सबसे बढ़िया क्या लगा, ये बताइए जरा, क्या सबको सबसे अच्छा क्या लगा आपको? तो वो कहेगा सर मुझे तो आपके ये जो आपने ड्राइंग रूम में जो सोफा रखा हुआ है ना सर, ये बहुत बढ़िया लगा मुझे। ये कहां से लिया सर सोफा आपने? या सर आपकी घड़ी बहुत बढ़िया है, आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है सर। तो हम ऐसे ओपन एंडेड नहीं छोड़ेंगे सवाल, हम क्लोज्ड एंडेड छोड़ेंगे 3 ऑप्शन के साथ, ताकि साइकोलॉजिकली हम उसको इन्फ्लुएंस करें कि भैया ये 3 ऑप्शंस हैं, चूज वन। 3 उंगलियां, एक को पकड़ लीजिए। सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट, प्लान या प्रेजेंटेशन? फॉर एग्जाम्पल वो कहता कि मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा। तो अब अगेन क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड नहीं, क्योंकि क्लोजिंग करनी है तो क्लोज्ड एंडेड। तो मैं यहां पर उनसे अब ये नहीं पूछूंगा कि अच्छा आप कितनी यूनिट्स का ऑर्डर करना चाहोगे, ये नहीं पूछना। अब आप उनसे पूछिए कि सर मैं आपका कितनी यूनिट्स का ऑर्डर करूं, 2 या 4? अगेन क्लोज्ड ऑप्शंस, 2 उंगलियां पकड़ाई, एक चूज कर लो। सर कितनी यूनिट्स का ऑर्डर करना है, 2 या 4? तो साइकोलॉजिकली तीसरी कोई ऑप्शन ही नहीं है, 0 की कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो साइकोलॉजिकली वो 2 या 4, कस्टमर हमेशा कम वाली संख्या चूज करेगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, जब भी आप बोलेंगे 2 या 4, तो वो हमेशा बोलेगा 2, क्योंकि उसका दिमाग सबसे पहले वो कम वाली संख्या को चूज करने के लिए उसको प्रेरित करेगा। आपने ज्वाइनिंग की बात करी, किसी ने आपको बोला कि मुझे तो प्लान अच्छा लगा, आपको आपका प्लान अच्छा लगा। तो आप ये नहीं पूछेंगे किसके नाम पे ज्वाइनिंग करानी है, बताइए किसके नाम की ज्वाइनिंग कराएं। नो, आप पूछेंगे कि सर किसके नाम की ज्वाइनिंग करानी है, आपके या आपकी वाइफ के नाम पे? यू विल गिव अगेन 2 ऑप्शंस, चूज वन। पैसा कैसे देंगे, कैश देंगे या पेटीएम करेंगे? अगेन 2 ऑप्शन दीजिए। अगर आप छोड़ देते हैं ओपन एंडेड कि सर आप पैसा कैसे देंगे, तो वो क्या बोल सकता है? उसके लिए एक ऑप्शन उधार भी हो सकती है। वो ये भी कह सकता है कि सर प्रोडक्ट दे जाइए, बाद में पैसा पहुंचा दूंगा। लेकिन अगर आप 2 ऑप्शन देंगे साथ में, 2 उंगलियां हैं, एक चूज कर लीजिए, तो साइकोलॉजिकली वो इन्फ्लुएंस होगा कोई एक ऑप्शन चूज करने के लिए। पैसा कैसे देंगे, पेटीएम करेंगे या अभी कैश देंगे? सर आईडी प्रूफ कौन सा दे रहे हो आप, आधार कार्ड या वोटिंग आईडी कार्ड? सर एड्रेस प्रूफ आपके पास अभी कौन सा दे रहे हैं, आधार कार्ड है या लाइसेंस है? सो क्लोजिंग करते हुए सबसे पहले आप नजर बनाएं और सुनिए ध्यान से कि कब आपका कस्टमर तैयार है। उनके हाव भाव में बदलाव को देखकर, उनके शब्दों के चुनाव के बदलाव को देखकर, और फिर क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन पूछिए। गुड। और जब आपको ऑर्डर मिल जाए तो आप फिर ऑर्डर की सप्लाई करिए, एंड यू अप्लाई दिस टेक्निक विद ऑल योर प्रोस्पेक्ट्स एंड यू विल हैव वेरी गुड बेनिफिट। नाउ अभी हमने सिर्फ एक टेक्निक की बात करी है। जब हम क्लासरूम में मिलेंगे, जब हम ट्रेनिंग रूम में मिलेंगे आपके साथ, तो हम आपको ऐसी 6 टेक्निक्स के बारे में बताएंगे, क्लोजिंग करने की 6 टेक्निक्स। पर अभी के आज के सेशन के लिए आप इस टेक्निक को जरा दोबारा से इसको समझिएगा। आप YouTube पे जाकर इसको दोबारा देख सकते हैं।
अब आपके लिए एक सवाल है, इस स्लाइड को देखिए जो अभी आपके सामने है, और इस स्लाइड से आपको क्या जानकारी मिलती है, क्या समझ में आया है, वो जरा आप चैट बॉक्स पे लिखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्लाइड? क्या समझ में आया इससे? इसे जरा चैट बॉक्स पे लिखिए। इस स्लाइड में आपको दिख रहा है कि हर तरफ बिजनेस 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 लिखा हुआ है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड थ्रू दिस स्लाइड? आप लिख सकते हैं अपने रिस्पॉन्सेस। क्या समझ में आया इस स्लाइड को? आई थिंक थोड़ा सा लैग है, बट आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। कंसिस्टेंसी, फोकस शुड बी ऑन बिजनेस ओनली। ओके, और क्या समझ में आया? बिजनेस है, फिर उसके बाद बिजनेस है, फिर उसके बाद बिजनेस है, ओनली बिजनेस। दिमाग में सिर्फ बिजनेस बिजनेस चलना चाहिए। ओके, बिजनेस और सिर्फ बिजनेस। ट्राई टू मेक इट एज कॉन्टिन्यू। लता जी आप सबसे करीब हैं। इस स्लाइड का मतलब है रिपीट बिजनेस फ्रॉम द सेम कस्टमर। एक ही कस्टमर से आपको जब बार 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 बिजनेस मिलता है, रिपीट बिजनेस मिलता है, बिजनेस के बाद बिजनेस के बाद बिजनेस, हर महीने लगातार जब आपका कस्टमर आपको ऑर्डर देता है, दैट इज कॉल्ड रिपीट ऑर्डर, रिपीट बिजनेस। कितने लोग चाहते हैं कि आपको रिपीट ऑर्डर्स आए, एक कस्टमर हर महीने आपको ऑर्डर करे? कितने लोग चाहेंगे ऐसा? बहुत जरूरी है रिपीट बिजनेस। अगर आप चाहते हैं टाइम फ्रीडम, अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में हर महीने तरक्की आए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस इंक्रीमेंटली ग्रो करे एवरी मंथ, तो रिपीट बिजनेस जनरेट करना, यानी कि एक ही कस्टमर से बार बार बिजनेस लेना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज तो हमें हर महीने नया कुआं खोदना पड़ेगा, हर महीने नए कस्टमर्स निकालने पड़ेंगे। अगर रिपीट बिजनेस आ रहा है, पुराने कस्टमर्स हमें हर महीने बिजनेस दे रहे हैं, और हम कुछ नए कस्टमर्स ऐड करते जा रहे हैं एवरी मंथ, तो हर महीने बिजनेस के जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाएगा। रिपीट बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है कि हम आफ्टर सेल सर्विस दें। सेलिंग आईएनजी है अंत में, और किसी भी अंग्रेजी के शब्द में अगर आईएनजी लग जाए तो इसका मतलब होता है कि वो एक प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, बार बार होने वाला प्रोसेस है। सेलिंग इज नॉट अ वन टाइम इवेंट, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। यानी कि एक बार सामान दिया और पैसा लिया, यहां पे सेलिंग खत्म नहीं होती। मुझे उस कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस भी देनी है, ताकि मुझे बार बार उस कस्टमर से ऑर्डर मिले। इंडिया में आप जानते हैं सबसे ज्यादा कारें कौन सी कंपनी की बिकती हैं? मारुति की। क्या मारुति की कारें सबसे बढ़िया हैं? नहीं, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी कार्स मारुति से बेटर है। शायद वो फॉक्सवैगन है, या स्कोडा है, या टोयोटा है, या बाकी बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं जो मारुति से ज्यादा अच्छी कारें बनाती हैं, पर सबसे ज्यादा कारें मारुति की बिकती हैं। वाई? क्योंकि मारुति की आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है। हमें मालूम है कि अगर हम मारुति की कोई कार खरीदेंगे और उस कार में कभी कोई गड़बड़ हुई, कोई खराबी हुई, तो मैकेनिक और पार्ट बहुत आसानी से मिल जाएगा। लेकिन वही अगर हमने कार ले ली शेवरले, या कोई स्कोडा, या कोई फॉक्सवैगन, तो ना ही उसका मैकेनिक बहुत आसानी से मिलना है, ना ही उसका पार्ट कोई बहुत आसानी से मिलना है। क्योंकि मारुति के सर्विस स्टेशंस बहुत अप्रोचेबल हैं, जगह जगह फैले हुए हैं। जो सर्विस स्टेशन में काम नहीं करते लोग, जो मैकेनिक सर्विस स्टेशन में काम नहीं करते, उनको भी मालूम है मारुति की कार के बारे में। इसलिए ज्यादातर लोगों का भरोसा जो है मारुति पे बना हुआ है, चाहे उनकी कारें सबसे अच्छी नहीं है। तो इसीलिए आप भी अपने कस्टमर के लिए एक बार सेल करने के बाद मौजूद रहिए, अवेलेबल रहिए। उनको अपना फोन नंबर दीजिए और उनको बताइए कि सर, अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो इस्तेमाल करने में, तो हमें कॉल कर लीजिएगा। प्रोडक्ट देने के 48 घंटे के अंदर अंदर उनसे एक बार कॉल करके पता कर लें कि क्या वो सही तरीके से प्रोडक्ट को यूज कर पा रहे हैं या नहीं। और ऑलवेज बी इन टच, ऑलवेज बी अवेलेबल।
अगर आप आफ्टर सेल सर्विस दे सकते हैं तो आपको वही कस्टमर बार बार ऑर्डर देगा। और अपने पास एक रिकॉर्ड भी बना के रखिए, आपके बहुत सारे डाउनलाइंस ऐसे होंगे जो सिर्फ सामान खरीदने के लिए मोदीगर में ज्वाइन हुए हैं, बिजनेस बिल्डर नहीं है, प्लान नहीं दिखाते, लॉयल्टी करते हैं। तो उनका डिटेल आपके पास होना चाहिए कि कब किस महीने कितने रुपए की लॉयल्टी करी। उन डाउनलाइंस को भी आप एज अ कस्टमर मान के चलिए, एक ऐसा कस्टमर जिसने एमसीए नंबर ले लिया है, क्योंकि वो अभी बिजनेस नहीं कर रहे वो डाउनलाइन। तो उनके साथ भी फॉलो अप, कब उनका प्रोडक्ट खत्म होने वाला है, कब किस महीने की लॉयल्टी हुई है या नहीं हुई, और उनको रिमाइंडर्स, उनके लिए अप्रोचेबल रहिए, उनको नुकसान ना हो। इमेजिन करिए आपका कोई कस्टमर या डाउनलाइन जिसने 5 महीने परचेज कर लिया, 6ठे महीने किसी गलती के कारण उसकी लॉयल्टी टूट गई, तो कैसा लगेगा उसको। लेकिन अगर आप उसके टच में हो और आप उनको बता दें कि आज आखिरी तारीख है या 2 दिन रहते हैं लॉयल्टी के, प्लीज ये कर लीजिए, या आपकी लॉयल्टी में 200 रुपए की कभी कमी है, और आप उनकी मदद करते हैं, तो वो आगे भी पूरे लॉयल्टी करते रहेंगे। और रेफरल्स जरूर लीजिए अपने कस्टमर से, उनसे पूछिए कि सर मैम, आपको लगता है कि कोई आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो इसी तरह का प्रोडक्ट यूज कर सकता हो, क्या कोई मुझे कॉन्टैक्ट नंबर उनका देंगे, कुछ रेफरल्स देंगे। तो उससे आपकी लिस्ट लंबी होती जाएगी, मेमोरी जोगर प्रोस्पेक्ट लिस्ट बड़ी होती रहेगी। तो ये कुछ टिप्स हैं सेलिंग के, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के, और क्लोजिंग के। जैसे कि मैंने बताया, डिजिटल माध्यम से जो आज हम बात कर रहे हैं, तकरीबन 40-45 मिनट में कुछ 1 या 2 टेक्निक्स ही आज हमने बात करी, फील्ड फिल फाउंड की और क्लॉज चॉइस क्लॉज ऑप्शंस की। पर जब हम क्लासरूम में मिलेंगे तो इसकी कई सारी टेक्निक्स हम सीखेंगे। इस सेशन को खत्म करने से पहले एक छोटी सी मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। सेलिंग इज ऑल अबाउट केयरिंग, सेलिंग इज ऑल अबाउट मेकिंग श्योर कि आपका जो कस्टमर है वो सही प्रोडक्ट खरीदे जो उसकी जरूरत का हो। तो एक बार एक छोटा सा वाक्य मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे बताइएगा कि आपने क्या सीखा वहां से, इस वाक्य, इस इंसिडेंट से। तो मेरा एक दोस्त है धीरज, धीरज की सिस्टर की मैरिज थी, तो उसको कुछ गिफ्ट्स आइटम परचेज करनी थी इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो मैं और धीरज एक शॉप पे गए और हमने एक वॉशिंग मशीन खरीदनी थी। तो जिस शॉप पर हम गए वहां पे जो सेल्समैन था, हमने उसको बोला कि सर एक वॉशिंग मशीन दिखाइए। तो सेल्समैन हमसे पूछता है कि सर पहले आप ये बताओ कि कितने मेंबर हैं आपकी फैमिली में, कितने लोग हैं, कितनी बार वॉशिंग मशीन चलेगी हफ्ते में, उस हिसाब से मैं आपको वॉशिंग मशीन सजेस्ट करूंगा। तो धीरज ने बोला कि एक जॉइंट फैमिली है, तकरीबन 9 लोग हैं, और तकरीबन हर रोज वॉशिंग मशीन चलेगी, छोटे बच्चे भी हैं, कपड़े गंदे होते रहते, तो हर रोज वॉशिंग मशीन चलेगी। तो वो सेल्समैन कहता है कि आपको फिर एक हैवी लोड की वॉशिंग मशीन चाहिए, एक मॉडल, पर्टिकुलर मॉडल जो है आपके लिए एकदम सुटेबल है, वो अभी मेरी शोरूम में अवेलेबल नहीं है, तो आप कल आके ले जाइएगा। तो मेरा दोस्त कहता कि पर हमें तो आज ही चाहिए। तो आप कोई भी दे दो, हमें तो गिफ्ट करनी है, पर आज ही दे दो हमें। तो वो सेल्समैन कहता कि सर अगर आप कोई भी ले जाएंगे तो जिनके घर ये वॉशिंग मशीन जाएगी उनको ज्यादा मजा नहीं आएगा इस वॉशिंग मशीन को देखकर, वो कहेंगे ये कैसी वॉशिंग मशीन दे दी। तो आप कल ले जाइएगा, और अगर आपको आज ही चाहिए तो ये मॉडल है, ये हमारे पास नहीं है, लेकिन दूसरे ब्लॉक में एक दुकान है, वहां से आप ये मॉडल खरीद लीजिए। तो पहले तो हम हैरान हुए कि यार ये अपनी सेल खो रहा है और हमें किसी दूसरी दुकान पे भेज रहा है। बट एनी हाउ हम दूसरी दुकान पे गए, और जो सजेस्ट किया था उस सेल्समैन ने, हमने वो वाली वॉशिंग मशीन खरीद ली। कुछ दिनों के बाद धीरज को, मेरे दोस्त को, एक एलईडी टीवी खरीदना था। तो मुझे बताएं वो कौन सी शॉप पे गया होगा, पहली शॉप पे या दूसरी शॉप पे? पहली शॉप से, जहां पर उस सेल्समैन ने कहा कि वॉशिंग मशीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसने सलाह दी, अच्छी सलाह दी, या दूसरी दुकान पे गया होगा? कौन सी दुकान पे गया होगा वो? फर्स्ट शॉप, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट।
कुछ समय के बाद उसको एक माइक्रोवेव खरीदना था। कौन सी दुकान पे गया होगा? पहली दुकान पे, क्योंकि पहली दुकान वाले सेल्समैन ने धीरज की मदद करी सही प्रोडक्ट खरीदने में, जिससे वाकई में धीरज को हेल्प मिली। और जो व्यक्ति हमारी हेल्प करता है, जो व्यक्ति हमें सही सजेशन देता है, हम बार बार उस व्यक्ति के पास जाना चाहेंगे। सो इस साइकोलॉजी के साथ, इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अपने कस्टमर से बात करिए कि हमें सिर्फ एक बार प्रोडक्ट नहीं देना, हमें गंजे को कंघी नहीं बेचनी, जबकि हमें अपने कस्टमर की मदद करनी है सही प्रोडक्ट चूज करने में। और जब आप इस सिद्धांत के ऊपर फोकस करते हुए बातचीत करेंगे अपने कस्टमर के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ, तो आप देखेंगे कि आपका और आपके कस्टमर के बीच में जो बिजनेस रिलेशन है वो बहुत स्ट्रांग होगा और आपका बिजनेस लगातार बढ़ता जाएगा। सो विद दिस आई थैंक यू वेरी मच। एवरी डे 3 o'clock अंडर द करिकुलम ऑफ आजादी की पाठशाला हम कई सारी ट्रेनिंग्स करते हैं, और ये जो ट्रेनिंग्स हैं 5 लैंग्वेजेस में होती हैं। ऑनलाइन इनका लाइव ब्रॉडकास्ट होता है यूट्यूब के ऊपर भी, जो लोग जूम में नहीं आ सकते। तो सुबह 11 बजे हम ये ट्रेनिंग करते हैं मलयालम में, 12:30 बजे ये ट्रेनिंग होती है कन्नड़ में, 2 बजे ये ट्रेनिंग होती है तेलुगु में, 3 बजे ये ट्रेनिंग होती है हिंदी में, और 5 बजे ये ट्रेनिंग होती है बंगाली में। तो पूरे भारतवर्ष में आपके कंसल्टेंट्स, कस्टमर्स किसी भी राज्य में हैं, आप ये शेड्यूल उन्हें बताइए। जूम में ना आ पाए कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे अटेंड कर सकते हैं। और जो अभी भी ट्रेनिंग हो रही है, अगर आप इसको दोबारा भी देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं और अपनी टीम में इस लिंक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो विद दिस आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, फॉर अटेंशन और फॉर योर क्वेश्चंस आंसर्स। बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन रहा, एंड विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक and lots of azadi. Thank you so much and see you very, very soon.